नरेंद्र मोदी देश के लाल किले पर खड़े होकर के ऐलान करते हैं कि 2024 में वही आने वाले हैं, और बार बार फिर अलग अलग जगह से वो ऐलान करने लग गए हैं कि 2024 में वही आने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक दूसरी बड़ी चर्चा भी खड़ी की जा रही है, दूसरी बड़ी डिबेट भी खड़ी की जा रही है, और वो ये कि मोदी नहीं तो कौन, और ये मोदी नहीं तो कौन, ये डिबेट कौन करवा रहा है, और मोदी नहीं तो कौन ये क्यों आखिरकार लोगों को दिखाया बताया जा रहा है, इस बात को समझिए। आज तक चैनल के ऊपर एक सर्वे हुआ, और इस सर्वे के अंदर बताया गया कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी मोदी के बाद अगला कौन, मोदी नहीं तो फिर कौन। इस पर मोदी के बाद में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, गडकरी, राजनाथ सिंह, इन पर जो है वो सर्वे दिखाया गया। अब इस पर जो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश में आज सबसे बड़ी बहस वो यही है कि 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए का जब मुकाबला होगा तो उसमें मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मोदी को इंडिया हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को साबित कर पाएंगे कि नहीं साबित कर पाएंगे, राहुल गांधी 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे या नरेंद्र मोदी 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे, या इंडिया में से इन चेहरों में से कोई चेहरा वो 2024 का प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बहस तो यह बहस है, लेकिन इस बहस के बीच में एक और बहस घुसाई जा रही है, और इसको जरा समझिए कि कौन लोग हैं जो इस बहस को खड़ी कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या है, इस बात को भी समझिए। और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद ऐलान करते हुए घूम रहे हैं कि वही आएंगे, 2024 में मैं ही आऊंगा, मैं ही झंडा फहराऊंगा, वो इस तरह की बात जब वो कह रहे हैं तो उनका घर कितना मजबूत है, इस बात को भी समझिए। देखिए, नरेंद्र मोदी के सामने आज तक चैनल ने एक सर्वे किया है, और वो सर्वे क्या बताता है, वो सर्वे बताता है कि यहां पर अगर अमित शाह को नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाता है तो 26% लोग चाहते हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह बने, योगी आदित्यनाथ को 25% लोग, नितिन गडकरी को 16% लोग, और 6% लोग राजनाथ सिंह को। यह जो है वो आंकड़ा बताया है। लेकिन यह आंकड़ा बताया ही क्यों गया है, इस बात को समझिए। पहली बात तो यह है कि जब से इंडिया बना है तब से नरेंद्र मोदी परेशान है, और परेशानी की वजह यह है कि सारा वोट एक जगह पर आ गया, करीब करीब 60% वोट कम से कम वो एक जगह पर आ गया है। तो मोदी जी 40%, 30% जो आज उनके पास में करीब 33% वोट है। अब 33% वोट को वो कितना बढ़ा करके लेकर के जा सकते हैं कि वो 60% वोट को घटा पाए, तो तस्वीर दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है। और इसीलिए बड़ी चिंता है नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को भी चिंता है। आरएसएस को चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो 272 का आंकड़ा है वो आए ही ना, और इंडिया जब सामने आ गया है, इंडिया का गठबंधन बन गया है, तो कहीं इंडिया ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि इंडिया जो है वो कम से कम जो है 250 260 सीटों पर आ जाए। और अगर 10-15 सीटों का फर्क जो है वो इधर भी, 10-15 सीटों का फर्क इधर भी, जानकार लोग कहते हैं कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो 250 सीटों के आसपास जो है वो इंडिया का बनता है, और 230 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए का बनता है। तो अब यहां पर जो है वो सरकार जिसको बनानी होगी, इंडिया को सरकार बनानी है, तो इंडिया को चाहिए होंगे कम से कम जो है वो 30 से 35 जो है वो सांसद चाहिए होंगे, जबकि अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो कम से कम 40 से 45 सांसद उनको चाहिए होंगे। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे जो नरेंद्र मोदी के नाम पर खुश नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते हैं, बस वो कुर्सी पर हैं, सत्ता में है, पावर में है, और कुछ लोगों की कुछ फाइलें भी हैं, इसीलिए सब नतमस्तक हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। तो उस दौरान उस समीकरण के अंदर कौन फिट बैठता है? क्या हम योगी आदित्यनाथ के चेहरे को पुश कर सकते हैं? क्या हम अमित शाह के चेहरे को पुश कर सकते हैं? क्या हम गडकरी के चेहरे को ऊपर ला सकते हैं, या राजनाथ सिंह के चेहरे को ऊपर ला सकते हैं? जैसे कि फिर अगर गडकरी को सामने लाया जाए तो गडकरी को सामने लाने में से फिर इंडिया गठबंधन में से किसी पार्टी के कोई ना कोई पार्टी को जो है वो अपनी तरफ खींचा जाए,
तो ये जो एक कवायद है, ये कोशिश है, और उसी के तहत जो है ये गडकरी का चेहरा हो सकता है, राजनाथ सिंह का चेहरा हो सकता है, इन चेहरों को मीडिया सामने ला रही है। वरना बीजेपी तो आज के दिन में ये मान करके चलती है, या मोदी का जो खेमा है वो कहिए आप, बीजेपी भी ना, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी अब कई तरह की बातें होने लग गई है। मोदी का जो खेमा है, खुद मोदी या उनके जो समर्थक, भक्त, अंधभक्त जो भी हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि 1 से 10 तक अगर आप नंबर करते हैं कि पहले नंबर पर कौन, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन, चौथे पर कौन, पांचवें पर कौन, अगर 1 से 10 तक आप गिनती करते हैं तो 1 से 10 तक केवल मोदी है। 11वें पर अगर कोई आप किसी को रखना चाहें तो रखिए, 12वें पर रखना चाहें तो रखिए, 13वें पर रखना चाहें तो रखिए, 1 से 10 तक मोदी हैं। मोदी का जो खेमा है वो तो इस बात को मानता है। फिर ये बहस क्यों, कौन जो है खड़ी करवा रहा है, और मीडिया में बहस खड़ी हो जाए बगैर जो है वो मोदी साहब की अनुमति के, या बगैर जो है वो सरकार की या बीजेपी की अनुमति के? आपको लगता है कि ऐसा दिन आ गए हैं, इतनी निष्पक्ष मीडिया हो गई है? तो एक वजह जो है वो ये है कि यहां पर जो है वो चेहरे बताए जाएं कि किसको कितना जो है वो यहां पर वोट मिल सकता है, और इसीलिए जो है वो आप देखेंगे कि 25% जो है, 25% या आदित्यनाथ को, 26% जो है अमित शाह को, और 16% जो है वो गडकरी को यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि गडकरी को भी इसलिए इस रेस में रखा जा रहा है क्योंकि गडकरी को दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूं। ये देखिए आप, पहले जो 4 चेहरे थे जो मोदी के सामने थे, या मोदी को लेकर, मोदी के बाद में जो 4 चेहरे जिनकी चर्चा होती थी, अमित शाह की चर्चा होती थी, अमित शाह को नंबर 2, नंबर 1 इस तरह की उपाधि जो है वो दी जाती थी। और इससे पहले की जो सरकार रही 2014 से 2019 तक की नरेंद्र मोदी की सरकार, तो उसमें नंबर 2 की हैसियत, गृह मंत्री की हैसियत जो है वो रही राजनाथ सिंह की। फिर उसके बाद में जो है वो नितिन गडकरी का चेहरा आता है, और योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में अब दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं वो, और अपनी एक जो है वो भाषणों के जरिए, अब उन भाषणों पर जो है वो कितना गलत है कितना सही है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक भाषणों के जरिए उन्होंने एक अपना वोट बैंक किया, एक अपना समर्थक तैयार किया है। जैसे मोदी का समर्थक है, जैसे कि अमित शाह का समर्थक है, उसी तरह से यहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी अपना एक समर्थक तैयार किया है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये जो 2 चेहरे हैं, गडकरी और राजनाथ सिंह, ये खत्म होते चले गए, और ये 2 ही चेहरे बच गए। क्योंकि इन तीनों चेहरों के आप देखेंगे कि अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो है वो योगी आदित्यनाथ हो, इन तीनों की शैली में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये तीनों की जो पॉलिटिक्स है, उनका पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है, रवैया है, वो कोई ज्यादा अलग अलग नहीं है। अमित शाह भी वही बात बोलते हैं जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं वही नरेंद्र मोदी बोलते हैं, एक ही तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। वो बात अलग है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद बीच में बहुत सारे जो है वो मतभेद हैं, कई सारी चीजों को लेकर के वो सामने नहीं आ पाते हैं, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत लंबी दूरी है जो अमित शाह कभी पार नहीं कर पाए। लेकिन इन तीनों की जो पॉलिटिक्स है, इन तीनों का जो समर्थक रहा वो एक ही रहा। इसलिए 2 चेहरे जो हैं, क्योंकि गडकरी की राजनीति, गडकरी का तरीका वो अलग रहा, वो जो है वो इसलिए इस चेहरे, इस तस्वीर में से निकल गए। राजनाथ सिंह का तरीका भी अलग रहा, राजनाथ सिंह भी लोगों से मिलते रहते थे, बात करते थे, चीजें तय होती थी, लेकिन राजनाथ सिंह भी अब इस तस्वीर में से निकल गए हैं, इसलिए अब ये चेहरे रह गए हैं। बीजेपी को लेकर के एक फोटो कभी एक बड़ी वायरल हुई जिसमें राजनाथ सिंह आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी, ये अमित शाह, उसके बाद नितिन गडकरी बैठे दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह, और फिर जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीर जो है वो जो है काफी वायरल हुई, और कहा गया कि बीजेपी के अंदर भी अभी भी जो कोर एक टीम है, या कोर जो है एक नेताओं का जो ग्रुप है, वो अभी भी उसमें नितिन गडकरी शामिल है। लेकिन नितिन गडकरी को लेकर के हाल में जो है एक वीडियो निकल करके सामने आई, आपने वीडियो देखी होगी, जिसमें देखा होगा कि नितिन गडकरी जो है वो हाथ पीछे बांध करके ऐसे वो खड़े रहते हैं, और नरेंद्र मोदी उनके सामने से निकल जाते हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो हाथ जोड़ करके रहते हैं, बाकी के लोग हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जो है वो हाथ नहीं जोड़ते हैं। अब कई बार जो है ऐसी चीजों में ये जो ऐसे फोटो खींचे जाते हैं, या स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, वीडियो बनाई जाती है, तो उसमें ऐसा होता है कि नेताओं की कतार ऐसे लगी रहती है,
और कोई जो बड़ा नेता होता है वो ऐसे सामने से आता है, वो सबको हाथ जोड़ते हुए निकलता हुआ चला जाता है, अभिनंदन करता हुआ। ये अटल के जो है वो श्रद्धांजलि देने की फोटो है, अटल सदैव अटल की जो समाधि वहां की फोटो है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब नेता ऐसे लाइन में होते हैं तो बड़ा नेता वहां से आता है तो फोटो कुछ इस एंगल से ले ली जाती है, इस एंगल से वायरल कर दी जाती है कि नितिन गडकरी ने पहले नमस्कार कर दिया और हाथ फिर अपना बांध लिया पीछे, तो और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी आए हों, क्योंकि आंखें कई बार पहले मिल जाती हैं, आदमी जो है बाद में सामने आ पाता है। लेकिन इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे, यहां पर देखिए गडकरी जो है वो हाथ बांध करके खड़े हुए हैं, इसमें भी गडकरी हाथ बांध करके खड़े हुए हैं, लेकिन पीछे जो है वो, इसमें आप देखेंगे तो पीछे कैलाश विजयवर्गीय वो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। और यहां पर जो है एक शख्स आप यहां पर देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नरेंद्र मोदी यहां से आगे तीसरे लोग के पास में जा चुके हैं, तीसरे नेता के पास में जा चुके हैं, लेकिन ये नेता अभी भी जो है वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, जबकि हो सकता है कि नितिन गडकरी ने एक बार ऐसे नमस्कार किया और उसके बाद हाथ पीछे बांध लिया। तो ये कैसे हुआ और ये नेता कौन है, इस नेता के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये नेता जो है वो ये है, और ये नेता वो है जब नितिन गडकरी को आउट किया गया तो इन नेता की एंट्री होती है, इन नेता साहब की एंट्री होती है। ये नेताजी हैं, अगर आप इनको जान भी नहीं रहे हों तो मैं आपको बताता हूं ये नेताजी कौन है। ये नेताजी भाजपा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आप कहेंगे कौन से राज्य के? ये उस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिस राज्य के एक और मुख्यमंत्री अपने आप को योगी आदित्यनाथ से आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और जिस वक्त में नितिन गडकरी का नाम और शिवराज सिंह चौहान का नाम, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, उस वक्त में जो है यहां पर येदियुरप्पा का नाम जो है वो इन किया गया, और येदियुरप्पा के साथ साथ असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, उनका नाम जो है वो इन किया गया। अब इन दोनों के नाम को जो है वो अंदर क्यों किया गया, जबकि येदियुरप्पा एक तरह से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और ये खबर जो है वो 17 अगस्त 2022 की खबर है, पिछले साल की खबर, आप मान लीजिए 1 साल हो चुका है। तो क्यों आखिरकार येदियुरप्पा तो जो है उस वक्त में संन्यास की तरफ बढ़ रहे थे, येदियुरप्पा को हटा करके बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया गया था कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के चुनाव नहीं हुए थे तब, बीजेपी की सरकार चल रही थी। तो उस वक्त में येदियुरप्पा को अंदर लेने का मतलब यह था कि येदियुरप्पा को यह कहा जाए कि आपको भले ही सीएम से हटाया गया, लेकिन अभी भी आप हमारी लिस्ट के अंदर है, आप जो है वो नाराज मत होइए। क्योंकि सीधे तौर पर पता था कि येदियुरप्पा का जाना मतलब कि लिंगायत वोटों का जाना, इसलिए येदियुरप्पा को जो है वो एक कांटा फेंक करके रोक करके रखने की कोशिश थी। येदियुरप्पा का नाम इसलिए जो है वो इन किया गया। दूसरी तरफ असम के जो मौजूदा सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनको यह बताने के लिए कि आप अपने आप को योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मत समझिए, इसीलिए उनके कद को थोड़ा सा डाउन करने के लिए, उन पर लगाम लगाए रखने के लिए सर्बानंद सोनोवाल की जो है वो एंट्री होती है। लेकिन इन दोनों चेहरों की जो है वो एग्जिट ये क्यों हो गई, ये दोनों बाहर क्यों कर दिए गए, ये दोनों आउट क्यों कर दिए गए, इस बात को जरा समझिए। दरअसल नरेंद्र मोदी जी के साथ में समस्या क्या है? समस्या यह है नरेंद्र मोदी जी के साथ में कि वो अपने सीनियर से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। ये दोनों चेहरे नरेंद्र मोदी के सीनियर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, भले ही वो दूसरी बार के प्रधानमंत्री हों, 9 साल प्रधानमंत्री उनको हो चुका हो, लेकिन सीनियर तो सीनियर है। और सीनियर जो है वो, ये दोनों सीनियर रह चुके हैं। तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी, कभी ये दोनों जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में भी थे। क्योंकि जिस वक्त में नरेंद्र मोदी दुहाई देते थे कि वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अच्छा काम किया है, बतौर मुख्यमंत्री उनका जो है वो लगातार इतने समय का जो है टर्नओवर हो चुका है, तो उस वक्त में जो है वो शिवराज सिंह चौहान का नाम निकल करके सामने आता था। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर के तर्क दिया जाता था कि शिवराज सिंह चौहान एक साफ सुथरी छवि के आदमी है, व्यापम वगैरह के कुछ घोटाले उनके ऊपर जरूर हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान दंगे का या उस पर उस तरह का कोई आरोप नहीं है। तो फिर क्यों नहीं जो है शिवराज सिंह चौहान को लाया जाए? शिवराज सिंह चौहान एक बड़े प्रदेश से आते हैं, जो अगर 26-25 सीटें जो है वो गुजरात में है लोकसभा की, तो 29 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर क्यों नहीं लेकर के आया जाए उनको? तो शिवराज सिंह चौहान को लाया जाए।
तो ये शिवराज सिंह चौहान पहले से कभी से ही नरेंद्र मोदी की लिस्ट में थे कि ये व्यक्ति जो है वो परेशानी कर सकते हैं, इसलिए इन व्यक्ति को वो करिए। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान उस तरीके से देखें तो दिखाई नहीं पड़ते हैं कि वो कहीं पर कोई अपने आप को टक्कर देने की उसमें देख रहे हो कि वो टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया है। और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के डिटेल में कभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान किस तरह से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या केवल जो भाषण दे रहे हैं, वो आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं कभी अलग से उस पर बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर के। दूसरा चेहरा है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को लेकर के कहा जाता है कि नितिन गडकरी जब दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले थे, प्रेसिडेंट, जब आप जेपी नड्डा आए, उससे पहले अमित शाह आए, उससे पहले राजनाथ सिंह, तो उस वक्त में जब नितिन गडकरी जो है दोबारा अध्यक्ष बनने थे, ढोल बजने शुरू हो गए थे इनके घर के बाहर, पूरा कार्यक्रम तैयार था। लेकिन उसी वक्त में जो है कांग्रेस की सरकार रही, तब उसी वक्त में इनके घर पर कुछ टीमें भेज दी गई और खबरें निकल करके चलने लगी कि देखिए नितिन गडकरी के घर पर छापा, ये वो तमाम सारी बातें। और उसके बाद इनका नंबर कट गया, राजनाथ सिंह का नंबर लग जाता है, राजनाथ सिंह जो है वो अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो नितिन गडकरी की तब से जो है वो एक पैरेलल में उनकी खटास जो चलती रही। और नितिन गडकरी ये मानते हैं कि वो जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरह से मीडिया में नैरेटिव पेश किया गया और जो चीजें हुई, उसके पीछे बीजेपी के नेता थे। नितिन गडकरी मानते, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन गडकरी इस बात को मानते हैं कि वो सारा जो खेल करवाया गया उसके पीछे कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ था। और बीजेपी के नेता ने, किसी ने जो है ये पूरा खेल रचा था और उनको बाहर करके राजनाथ सिंह को लेकर के आए कि राजनाथ सिंह जो है वो मोदी के नाम पर मोहर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह से ज्यादा जो है वो संघ के प्रिय थे नितिन गडकरी, और गडकरी आज भी संघ के बहुत प्रिय हैं। गडकरी को संघ जो है वो आज भी जो है वो बहुत ज्यादा चाहता है। और इसीलिए बहुत सारे मामलों के अंदर, हालांकि एक मामले में जब ये पार्लियामेंट बोर्ड से हटाया गया तब उस मामले में गडकरी की संघ ने कोई खास मदद नहीं की थी, बाकी समय पर संघ जो है वो गडकरी के साथ रहा है। ब्राह्मण नेता के तौर पर समझिए या संघ से पुराना जुड़ाव समझिए, तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले उस वक्त भी संघ में नितिन गडकरी को लेकर के ज्यादा स्वीकार्यता थी और आज भी है। लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं, इसलिए संघ भी उतनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन ये चीजें फिर भी चल रही हैं। अब इसके बाद में नितिन गडकरी को जो है ये लेकर के खबर और छपी थी 1 सितंबर 2022 को। ये 17 अगस्त 2022 की थी जब हटाया गया इनको पार्लियामेंट बोर्ड से, और उसके करीब जो है 15-20 दिन बाद में एक और खबर छपती है। और उस खबर में जो इस बात को लेकर के चर्चा होती है कि क्या गडकरी जो हैं वो विद्रोह करने की स्थिति में आ रहे हैं, विद्रोही हैं, इसलिए जो उनको साइडलाइन किया गया है, या वो बीजेपी की जो नई पॉलिटिक्स है, और नई पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी में कोई और चेहरा नहीं होगा, मोदी ही चेहरा होंगे और मोदी जिसको चाहेंगे वही चेहरा होगा। तो ये पहले से चर्चा जो चलती रही, लेकिन अब एक बार फिर से इस चर्चा को जन्म दिया जा रहा है। तो फिर इसके पीछे वजह क्या है, सवाल अब ये है। लेकिन अब इतनी सारी चीजों को सुनने के बाद अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं कि मैं ही जीत रहा हूं, 2024 में मैं ही आ रहा हूं, मैं ही झंडा फहरा रहा हूं, मैं ही, जितना वो मैं का राग जो अलापते हैं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आज उस स्थिति के अंदर हैं कि पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर के वो बात कह पा रहे हैं, या नरेंद्र मोदी मैं ही क्या जो राग अलाप रहे हैं उसके जरिए वो बाकी के लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि नहीं, अभी जगह खाली नहीं है? और क्या बीजेपी के अंदर से एक खेमा, संघ के अंदर से एक खेमा वो दूसरे लोगों को भी प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुका है कि अगर स्थिति कहीं पर 220-230 के आसपास पहुंचती है और 272 का बहुमत का आंकड़ा, सरकार बनाने का आंकड़ा, अगर उससे 30-40 सीटें कम रह जाती है, तो फिर कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको ऊपर ला करके मोदी को जो नीचे करके बाकी की पार्टियों से समर्थन लिया जाए? क्योंकि बाकी की पार्टियां वो नरेंद्र मोदी के साथ काम नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उन सबको पता है कि नरेंद्र मोदी को भले ही आप प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार बनवा भी देंगे, लेकिन फिर उसके बाद में वो क्या करेंगे, किसकी पार्टी को तोड़ करके, किसके सांसदों को तोड़ करके बीजेपी में शामिल करवा लें और आपके हाथ में कुछ नहीं रहे। क्योंकि ऐसे उदाहरण नरेंद्र मोदी के राज में, चाहे वो जो है यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ देखिए और चाहे शरद पवार के साथ देखिए, तो ये उदाहरण विपक्ष के नेता जो देख चुके हैं। और इसलिए
वो कह रहे, वो एक जो है ये चर्चा बीच बीच में चलती रहती है, जो है बीच बीच में बातें निकल करके आती हैं कि मोदी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मोदी नहीं चल पाएगा, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना वो संभव ही नहीं है, कोई और होगा तो शायद हो सकता है। वरना विपक्ष को यह भी मालूम है कि अगर हम इंडिया की सरकार बनवाएंगे तो इंडिया में जो है वो हम ज्यादा कंफर्टेबल होकर के रह सकते हैं, किसी प्रकार की एजेंसियों का डर भी नहीं रहेगा। वरना यहां पर एजेंसियां कौन किसके साथ में किस तरह के व्यवहार करेंगी वो भी एक अलग चीजें हैं। तो बहरहाल इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी जो ऐलान करते हैं मैं ही रहूंगा, वो ऐलान में कितनी जो है मजबूती है, या कितनी घबराहट है, या कितनी जो है उस ऐलान के पीछे छुपी हुई राजनीति है? और दूसरा, ये बहस खड़ी करके क्या संघ ने, बीजेपी के अंदर मोदी विरोधी खेमे ने इस बात को जो है हवा देनी शुरू कर दी है कि मोदी का टाइम अब खत्म हो रहा है, किसी और को चेहरा बनाना पड़ेगा, मोदी के नाम पर बीजेपी के अंदर और विपक्ष के अंदर कोई स्वीकार्यता नहीं है? सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।